नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जिस भी रेलवे पर काम कर रहे हैं वहां आप सुरक्षित रहें। कोविड-19 से बचे रहने के जो नियम बनाए गए हैं उनका कड़ाई से पालन करें और अपने परिवार को और खुद को सुरक्षित रखें। इसके लिए धन्यवाद आपको। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये है एमओसीजी ग्रुप का जो सीनियर क्लर्क एग्जाम के लिए प्रमोशनल कोटा के तहत किए गए हैं। ये उसके क्वेश्चन है। आपके स्क्रीन पे इंस्ट्रक्शन है जो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उनको देख लेना उचित होता है। तो आपने आई होप कि पढ़ लिया होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। ये राजकोट डिवीजन का है और इसको हमारे एक मित्र या दर्शक कह सकते हैं, उन्होंने भेजा था। उनका नाम है डीके कुंभावत। तो ये डिवीजन ऑफिस राजकोट में ही पोस्टेड है और उन्होंने ये क्वेश्चन हमें प्रदान किया है। उसके लिए हम उनका थैंक यू शुक्रिया अदा करते हैं। और चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं बिना टाइम गंवाए और हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज द हेड ऑफ मैकेनिकल डिपार्टमेंट एज एट जोनल लेवल। जोनल स्तर पर यांत्रिक विभाग का प्रमुख कौन होता है? तो ये पीसीएमई होते हैं। पीसीएमई पीसीएमई प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं जो श्री आशीष अग्रवाल 1984 बैच के अधिकारी हैं, वेस्टर्न रेलवे के पीसीएमई हैं। पीसीएमई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। व्हाट इज एमएनपी प्रोग्राम? एमएनपी प्रोग्राम मशीनरी एंड प्लांट्स प्रोग्राम होता है। इसका प्लानेट 41 है। ठीक है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है और हमारा जो ऑप्शन ये है, ये इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज आरएस प्रोग्राम? आरएस प्रोग्राम रोलिंग स्टॉक से रिलेटेड प्रोग्राम है और हमारा जो आंसर है बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द लेटेस्ट लोकोमोटिव ऑफ इंडियन रेलवे? भारतीय रेलवे का नवीनतम लोकोमोटिव कौन सा है? तो ये जो है हमारा डी ऑप्शन जो है ये सही आंसर है। देखिए यहाँ पे जो WAG-G 12 दिया गया है, इसका फुल फॉर्म आप यूं समझें कि W जो है ये ब्रॉड गेज के लिए उपयोग किया गया है। ए जो है वो अल्टरनेटिव करंट यानी कि एसी के लिए इस्तेमाल किया गया है और जी जो है वो गुड्स टैरिफ के लिए है। और जो 12 है ये 12 जनरेशन का है, यानी कि जितने बाकी जो ऑप्शन है ये उनमें सबसे नवीनतम है। और अभी हाल ही में, हाल तो नहीं कर सकते, ये इसकी कमीशनिंग 2019 में हुई थी। इस हिसाब से ये लेटेस्ट है फिलहाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। वेयर इज इरिमी लोकेटेड? RIIIRIMEE ये होता है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये जमालपुर में स्थित है। तो इसका सही आंसर जमालपुर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 को देखते हैं। हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर इन इंडियन रेलवे? तो 68 डिविजन्स हैं। ठीक है, यही सही आंसर है। और हमारे पास जो 18 जोन है ये, तो ये इम्पोर्टेंट है जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे। तो ये बिल्कुल भी रंगते वक्त भी नहीं गलती करना है और ये जो बता दिए गए हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, तो इनको गलती नहीं करना है, क्योंकि इस तरह की गलतियां आप करेंगे तो आप काफ़ी पीछे हो जाएंगे। तो क्वेश्चन को बनाते वक्त काफ़ी ध्यान से इस्तेमाल करें, अपने कंसंट्रेशन का इस्तेमाल करें ताकि गलतियां नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर इज RDSO लोकेटेड?
RDSO कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। ठीक है, सही आंसर यही है। What is the word DO used in daily correspondence? दैनिक पत्राचार में प्रयुक्त होने वाले शब्द DO का क्या तात्पर्य है? डेमी ऑफिशियल, ये इसका सही आंसर है। DLW इज लोकेटेड, DLW कहाँ पर स्थित है? यानी कि ये वाराणसी में स्थित है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि DLW BLW हो गया, वाराणसी लोकोमोटिव वर्क्स हो गया है। तो शायद अगली बार जो क्वेश्चन होगा वो BLW से रिलेटेड होगा, तो उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन विच कैटेगरी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज नॉट डन? सीधी भर्ती किस श्रेणी में नहीं की जाती है? तो ग्रुप बी में सीधी भर्ती नहीं की जाती है, इसका सही आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच एजेंसी सिलेक्ट स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस? तो ये यूपीएससी करती है। ठीक है, आरआरबी जो है वो ग्रुप सी के लिए है और आरआरसी डी के लिए है। ठीक है, और ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए और ये क्लास ए ऑफिसर के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन हाउस बिल्डिंग एडवांस अप टू 5 लाख इज? तो इसका जो सही आंसर है वो है 8.5, जो आपका सी में है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मैक्सिमम स्कूटर एडवांस इज डैश क्वेश्चन मार्क? उस स्कूटर अग्रिम की अधिकतम राशि डैश क्वेश्चन मार्क? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो 30,000 होगा। जो वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं ये स्कूटर एडवांस के लिए, 30,000 और ए 4 month पे और ए एंटिसिपेटेड प्राइस विच एवर इज द लिस्ट, यानी कि जो कम होंगे वो मिलेंगे। रिकवरी इज नॉट मोर देन 70 इंस्टॉलमेंट, ओके, फ्रॉम द सब्सिक्वेंट मंथ पे आफ्टर ड्रॉइंग द एडवांस। ठीक है, तो ये इसके बारे में जानना सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। एन एम्प्लॉय इज आउट ऑफ हेड क्वार्टर फॉर 28 days ट्रेनिंग इन द मंथ, हाउ मच ट्रांसपोर्ट अलाउंस विल ही गेट इन दैट मंथ? तो एक कर्मचारी माह में 28 दिन प्रशिक्षण हेतु मुख्यालय से बाहर होता है, तो उस माह में उसे कितना परिवहन मिलेगा? तो 100% मिलेगा, क्योंकि अगर परिवहन भत्ता लेना है तो आपको कम से कम एक दिन ऑफिस जाना जरूरी है, ये रूल्स कहता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। हु इज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू सैंक्शन एसबीए टू एजीएम? अपर महाप्रबंधक को एसबीए की स्वीकृति प्रदान करने में कौन सक्षम अधिकारी है? तो जीएम जो है जनरल मैनेजर है वो सक्षम अधिकारी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एफ एम ए इंट्रोड्यूस्ड विद द इफेक्ट फ्रॉम? निश्चित चिकित्सा राशि कब शुरू किए गए थे? ये किया गया था 1/12/1997 से, यानी कि जो ऑप्शन हमारा सी है इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, मैक्सिमम कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट एज पर 7 CPC इज? तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी होगा वो सही आंसर होगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो में बताया था कि 100% में मिल सकता है। 100% मिलने का जो ऑप्शन है वो रेलवे में जम्मू कश्मीर और अंडमान निकोबार छोड़ के कहीं नहीं है। ठीक है, तो आप ये समझ लें कि हम जिस विषय में बात कर रहे हैं यहाँ 100% का कोई जिक्र नहीं है। उस हिसाब से 80% ऑफ द बेसिक पे इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्पस ऑफ कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट। सो नाउ let's move on. Question number 18. What is the rate of HRA in metropolitan city? महानगर में मकान भत्ते का प्रतिशत क्या है? तो ये 24% है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, टीए इज डिवाइडेड इन हाउ मेनी पार्ट्स? यात्रा भत्ते को कितने भागों में बांटा गया है? यात्रा भत्ते को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये 5 भागों में बांटा गया। हमारा ऑप्शन जो है बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टीए इफ एम्प्लॉय इज आउट ऑफ हेडक्वार्टर फॉर 12 आवर्स? तो 12 आवर्स से अगर कोई बाहर रहता है तो उसको 100% मिलता है, इज द राइट आंसर। अगर वो 10 घंटे रहता है तो 70% उसको मिलता है। ठीक है, तो आई होप कि अंडरस्टैंड।
चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। ये है हाउ मच अलाउंस इज पेड टू ट्रेन कंट्रोलर्स एज पर 7 CPC। सातवें वेतन आयोग में गाड़ी नियंत्रकों को कितना भत्ता दिया जाता है? तो ये 5,000 दिया जाता है, जो हमारे ऑप्शन बी में है, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 हाउ मच मिनिमम गारंटेड किलोमीटर्स अलाउंस टू रनिंग स्टाफ। ये है रनिंग स्टाफ को न्यूनतम गारंटेड किलोमीटर भत्ता कितना दिया जाता है? तो 120 किलोमीटर का दिया जाता है। यही इसका सही आंसर है। ठीक है। हाउ मेनी पैरामेट्रिक्स लेवल्स आर हाउ मेनी पेमेटिक्स लेवल्स एज पर 7 CPC। सातवें वेतन आयोग में कितने वेतन मैट्रिक्स लेवल हैं? तो ये जो है ऑप्शन सी 18 है, ये इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 18 पेमेटिक्स में उन लेवल हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 विच ऑफ अलाउंस और एडवांस हैज बीन एबोलिश एज पर 7 CPC। सातवें वेतन आयोग में इनमें से कौन से भत्ते को समाप्त कर दिया गया है? तो ऑप्शन है फेस्टिवल एडवांस, फैन एडवांस, फैमिली प्लानिंग और प्लानिंग अलाउंस। अग्रिम त्योहार अग्रिम भत्ता, पंखा अग्रिम और परिवार नियोजन भत्ता। तो ये सभी को जो है वो एबोलिश कर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 25 पे चलते हैं। उससे पहले हम ये देख सकते हैं कि फैमिली प्लानिंग का जो डिसकंटिन्यू हुआ था वो 72/2017, ये आरबी नंबर था। ठीक है, ये आरबी नंबर था 72/2017, ये आरबी नंबर था, ये मुझे याद आ रहा है। बाकी ये सही है, ऑल दिस आर डिसकंटिन्यू और एबोलिश। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 25 पे चलते हैं। सर्विस रिकॉर्ड ऑफ गजेटेड ऑफिसर मेंटेन्ड बाय रिकॉर्ड डिपार्टमेंट। ओके, राजपत्रित अधिकारियों का सेवा रिकॉर्ड का रख रखाव कौन करता है? तो अकाउंट डिपार्टमेंट करता है, इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। मैक्सिमम कम्यूट ऑफ पेंशन इज 40%। ओके, इस थंब रूल, और अधिकतम पेंशन भी में कर सकते हैं तो 40% का कर सकते हैं, इज द राइट आंसर। सातवें वेतन आयोग में न्यूनतम पेंशन कितना है? तो 9,000 रुपये है। क्वेश्चन नंबर आंसर जो है वो बी नंबर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 हाउ मेनी MSCP इज अलाउड इन इंटायर सर्विस। तो 3। पूरी सेवा काल में कितने संशोधित MSCP दिए जाते हैं? तो 3। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। द CEA टू एल्डेस्ट 2 चिल्ड्रन इज एलिजिबल। 2 बड़े बच्चों के लिए शिक्षण भत्ता कितना है? तो 2250 रुपये पर मंथ है। ओके, सी होता है चाइल्ड चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। इंक्लूडिंग डिपेंडेंट्स हाउ मेनी मेंबर्स टू बी इंक्लूड इन प्रिविलेज पास। आश्रितों को शामिल करके अधिकतम कितने सदस्यों के लिए सुविधा पास जारी किया जा सकता है? तो आश्रितों को शामिल करके 5 लोगों को जारी किया जा सकता है और 2 आश्रितों को शामिल किया जा सकता है, इज द राइट आंसर। देखिए ये जो क्वेश्चन का जो टेम्परामेंट है ये काफ़ी अच्छा है, और एक बात आप समझिए कि जो एग्जामिनर जो है आपका जो परीक्षा ले रहा है, उसके माइंड में ये है कि आपसे क्या पूछना है, आपको कितना नॉलेज होना चाहिए इस पोस्ट को होल्ड करने के लिए। ठीक है, आपके जो डे टू डे लाइफ के अंदर जो पासेस या फिर जो लीव हैं या फिर जो भी है, उसको स्टैंडर्ड को इस क्वेश्चन के अंदर मेंटेन किया गया है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने आसपास जो होने वाली घटनाएं हैं उनको देखें, समझें, और आप जिस भी पोस्ट को होल्ड कर रहे हो, जैसे जूनियर क्लर्क हो, सीनियर क्लर्क में जाने वाले हो, तो आपको इन चीज़ों का ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिविलेज पास गिवन टू एन ऑफिसर।
तो यहाँ पे क्या है, अधिकारी वर्ग को एक वर्ष में देश सुविधा पास की संख्या कितनी है, तो 6 है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 32 को देखते हैं। व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस रिक्वायर्ड फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री पास? न्यूनतम कितने वर्ष की अर्हक सेवा पश्चात सेवानिवृत्ति होने पर मानद पास दे होगा? तो ये 20 ईयर्स है। ये इसका सही आंसर 20 ईयर्स है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 33 को देखते हैं। सेकंड क्लास ए पास होल्डर इज एंटाइटल टू ट्रेवल इन विच कैटेगरी? दूसरा दर्जा ए पास धारी किस श्रेणी में यात्रा के हकदार हैं? तो ये थर्ड एसी में हकदार हैं। राइट आंसर यही है। ठीक है, अधिकारियों को दिए जाने वाले पास का रंग कौन सा होता है? व्हाट इज द कलर ऑफ पास गिवन टू ऑफिसर्स? इट इज व्हाइट कलर। तो राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, डिविजनल रेलवे में मैनेजर इज एलिजिबल फॉर मेटल टोकन पास। मंडल रेल प्रबंधक डैश धातु पास के लिए पात्र हैं, यानी कि सिल्वर पास के लिए पात्र हैं। इज एलिजिबल। ओके, तो राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 36, नेम द मशीनरी फॉर्म्ड इन railways to maintain contact with the organized labor to resolve disputes and differences arise between labor and administration। रेलों में श्रमिक संगठनों के सहयोग से उठाए जाने वाले विभिन्न मुद्दों और समस्याओं का समाधान करने के लिए बनाए गए तंत्र का नाम बताएं। तो ये परमानेंट निगोशिएटिंग मशीनरी होता है, ये है PNM जिसे बोलते हैं। इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 37 को चलते हैं। हाउ मेनी पर्सन कैन फॉर्म एन एसोसिएशन एंड गेट रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन? एक ट्रेड यूनियन में अधिकतम कितने लोग होते हैं? देखिए इसका जो इंग्लिश वर्जन है ये सही है, और हिंदी में एक्चुअली होना चाहिए कि एक ट्रेड यूनियन बनाने के लिए अधिकतम कितने लोगों की जरूरत होती है, कितने से अधिक लोगों की जरूरत होती है। तो ये सही सेंटेंस होना चाहिए था। तो मैं अक्सर आपसे बातें करते हुए बताता हूँ कि इंग्लिश में आप थोड़ा सा बनाएंगे तो इंग्लिश वर्जन को ही इनका बेस बनाया जाता है। अगर आपने हिंदी में गलत समझ के आपने आंसर दे दिया है तो आपको अल्टरेशन नहीं मिलेगा। आप जो भी है वो इंग्लिश के बेस के हिसाब से ही आंसर को बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो है वो 7 से अधिक लोगों के लिए है। ठीक है, कम से कम 7 लोग होंगे तब एक ट्रेड यूनियन की रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं वो। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 38 को देखते हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग ऑल लेबर लॉज? तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए होगा सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्रीय सरकार, ये सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। हु अपॉइंट द वेलफेयर इंस्पेक्टर अंडर द वर्कशॉप एक्ट? तो जो आंसर होगा ये स्टेट गवर्नमेंट होगा, यानी कि राज्य सरकार। अब आप यहाँ बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत होइए या किसी के बहकावे मत आइए कि डिविजनल लेवल पे जो ये नियुक्तियां होती हैं, क्योंकि ये यहाँ पे जो क्वेश्चन बताया गया है वो आप जब वर्कशॉप एक्ट को खोलेंगे और उसके अंदर पढ़ेंगे वेलफेयर इंस्पेक्टर के बारे में, तो स्टेट गवर्नमेंट को ही पावर दी गई है। ठीक है, तो केवल ये आप डिविजनल लेवल पे या रेलवे में है ऐसा सोच के इसका जवाब देना उचित नहीं होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। लीव इज ए राइट, अवकाश कर्मचारी का अधिकार है। ये बिल्कुल ही गलत बात है, हमारा ये अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 का ए आंसर होगा। पितृत्व अवकाश यानी कि को दिया जाता है। पेटर्निटी लीव इज ग्रांटेड अप टू 2 लिविंग चिल्ड्रेन, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 42 पे चलते हैं। हाफ एवरेज पे लीव कैन बी ग्रांटेड फॉर डैश मंथ एट ए टाइम। अर्ध औसत वेतन अवकाश एक साथ डैश के लिए मंजूर किया जाता है। तो ये क्या है, 24 महीने के लिए मंजूर किया जाता है। ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, ट्रांसफर एट मोर देन 1000 किलोमीटर आर एलिजिबल फॉर डेज ज्वाइनिंग टाइम। 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थानांतरण होने पर डैश दिन ज्वाइनिंग समय दिया जाएगा। तो आपको पता ही है और मैं आपको यहाँ सॉल्व करके बताता हूँ कि ये 12 दिन मिलेंगे।
1000 से 1000 किलोमीटर से कम होने पे 10 दिन, 1000 से और 2000 के बीच में 12 दिन और 2000 से ज्यादा होने पे 15 दिन मिलते हैं। हाँ, 15 दिन मिलते हैं, सॉरी। चलिए, और अगर एरोप्लेन के माध्यम से आते हैं या एयर जहाज, हवाई जहाज के माध्यम से आते हैं तो 12 दिन मिलेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 44 पे चलते हैं। अनमैरिड फीमेल एम्प्लॉय आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर मैटरनिटी लीव। ये सही है, इट इज द राइट स्टेटमेंट। प्रसूति अवकाश के लिए वही अविवाहित महिला भी पात्र है, ये सही है। ठीक है, 44 इज ए। फीमेल रेलवे एम्प्लॉय आर एलिजिबल फॉर मैटरनिटी लीव फॉर डैश डेज। महिला रेल कर्मचारी को प्रसूति अवकाश डैश दिन तक दी जाती है, यानी 180 दिन तक दी जाती है, इज द राइट आंसर। 45 इज गोज टू डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 46। हॉस्पिटल लीव इज एप्लीकेबल फॉर ग्रुप डैश। अस्पताल अवकाश केवल ग्रुप डैश के कर्मचारियों को दी जाती है, सी और डी के लिए। ठीक है, कभी कभी एक्साइटमेंट में मैं जल्दी बोलता हूँ, सॉरी फॉर दैट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 47 को सॉल्व करते हैं। हाँ, मैक्सिमम लीव एट एवरेज पे कैन बी अप्रूव्ड वन टाइम ऑब्लिक इन वन स्पेल। एक समय में अधिकतम कितने दिनों की औसत वेतन, पूर्ण वेतन, सवेतन छुट्टी मंजूर हो सकती है? तो यहाँ पे 180 डेज इज द राइट आंसर। ठीक है, 47 का ए, 180 डेज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48। टोटल HLAP क्रेडिट फॉर 6 मंथ वर्किंग। एक छमाही में कितने दर से LHP क्रेडिट किया जाता है? तो 10 के दर से हर मतलब 10 जनवरी और 1 जनवरी और 1 जुलाई को 10-10 दिन क्रेडिट किए जाते हैं। यही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49। हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू सैंक्शन स्टडी लीव टू द ऑफिसर इन इंडिया। भारत में अधिकारियों को अध्ययन छुट्टी स्वीकृत करने के लिए सक्षम अधिकारी कौन है? तो यहाँ पे GM इज द राइट आंसर। अगर आउट ऑफ इंडिया होगा तो रेलवे बोर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। हाउ मेनी रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे डज द लाइन स्टाफ गेट। तो उनको एक भी छुट्टी, लाइन स्टाफ लोगों को एक भी छुट्टी रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे नहीं मिलता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 51। मेंबर्स इन सिलेक्शन बोर्ड शुड बी एट लीस्ट। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा 3 होगा। चयन बोर्ड में कम से कम 3 सदस्य होते हैं, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 51 का। चलिए, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सीट आर रिजर्व फॉर OBC फॉर प्रमोशन। पदोन्नति पर OBC वर्ग के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण चाहिए? और आरक्षित है तो कुछ भी आरक्षित नहीं है, नथिंग। ठीक है, प्रमोशन में OBC को कोई भी रिजर्वेशन अवेलेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53। सेक्शन 2 of APR for promotion to group B shall be reported upon by junior scale। ओके, ग्रुप बी में पदोन्नति के लिए APR के भाग 2 को जूनियर स्केल द्वारा भरा जाएगा। द राइट आंसर। Question number 54. Benchmark of APR for MSCP would be very good with the effect from 25 July 2016। ठीक है, MSCP के लिए APR बहुत अच्छा मानक दिनांक 25 जुलाई 2016 से प्रभावी होगी। Question number 55. The APR of non-gazetted staff should be written ईयरली। ओके, और अचेतन कर्मचारियों द्वारा वार्षिक APR भरी जाएगी, इज द राइट आंसर। 55 गोज टू ए। चलिए, और हम 2-4 क्वेश्चन को देख लेते हैं ताकि ये वीडियो आधे घंटे का बन जाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप जरूर इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि अपने आसपास के लोगों के साथ उनका नॉलेज बढ़ाने में आपका योगदान होना ही चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। ऑल रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट एडवर्स रिमार्क इन APR शुड बी सबमिटेड विथिन डैश फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ APR। APR में एडवर्स रिमार्क के संबंध में यदि कोई अभ्यावेदन देना हो तो APR प्राप्त होने के डैश दिनों में दे देना चाहिए। ठीक है,
तो सही आंसर जो है वो 15 दिन है। ये अगर आपको कोई एडवर्स रिमार्क्स मिले हैं तो 15 दिन में। अभी इसमें सवाल ये उठता है कि अभी अभी HRMS पे APR भरने की प्रक्रिया चालू करने की प्रोसेस जो है वो चालू स्टार्ट करने की तैयारी में है। तो जिनको APR मिलेगा वो 30 दिन के अंदर भर देंगे, ठीक है। और फिर जब वो जाएंगे और फिर आपको जो अथॉरिटी है उस पर आपको गुड, वेरी गुड या एडवर्स जो रिमार्क्स देंगे। तो एडवर्स रिमार्क्स आप जैसे आपके पास जब से आएगा आपके ईमेल या ऑफिस या जहां भी आप जिस समय उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो उस दिन से वो 15 दिन के लिए गिना जाएगा। चाहे या HRMS में कर लें या रेस में कर लें या फिर जो भी ऑफिस है वहां पे आपको इसकी एक कॉपी मिलेगी। अगर आपको एडवर्स रिमार्क है तो वहां से वो 15 दिन की जैसे ही आप क्लिक करोगे वहां से 15 दिन आपको मिलेंगे। तो आपके नॉलेज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर APR आपके पास आया है ऑफिस वगैरह में तो सोच समझ के खोलें और देख लें, और एडवर्स मार्क आया है तो आप उस पर रिप्रेजेंटेशन दें। अपने सीनियर से बात करके जो भी नॉलेजेबल इंसान है उससे बात करें। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 57 पे चलते हैं। APR शुड बी फाइल विद इन, ठीक है, देखिए यही बात कर रहा था मैं। फाइल डैश मंथ ऑन द एक्सपायरी ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड एवरी ईयर्स। APR हर रिपोर्टिंग वर्ष समाप्ति पर डैश माह में भरी जाएगी। तो ये 1 माह में भरी जाएगी, यही इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं। हम 60 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आज। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 कहता है रिपोर्ट कैन बी रिटेन बाय एन ऑफिसर हु सुपरवाइज द वर्क ऑफ द एम्प्लॉय रिपोर्टेड अपॉन एट लीस्ट फॉर ए पीरियड डैश मंथ ड्यूरिंग ईयर। रिपोर्ट उस अधिकारी द्वारा लिखी जा सकती है जिसने वर्ष के दौरान कम से कम डैश महीने की अवधि के लिए रिपोर्ट किए गए कर्मचारी का प्रवेशन किया है। तो यहाँ पे 3 महीने के लिए अगर आपने कोई अधिकारी ने प्रवेशन किया है तो वो रिपोर्ट लिख सकता है, ठीक है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं। जांच अधिकारी की नियुक्ति करने हेतु मानक फॉर्म डैश जारी किया जाता है। फॉर्म इज इशूड टू नॉमिनेट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के लिए SF7, ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है और इसको आपको याद कर लेना चाहिए, ठीक है। SF7 जो है वो जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब SF2 है वो है ऑर्डर ऑफ डीम्ड सस्पेंशन, पता ही आपको। मेजर पेनल्टी SF5 है। SF11 जो है वो माइनर पेनल्टी है। तो ये क्वेश्चन काफी इजी था और इसमें इस तरह की गलतियां नहीं करनी चाहिए ताकि आप पीछे हो जाए। तो जो OMR सीट है उनको भरते वक्त काफी ध्यान रखना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 60 पे चले आए हैं। पीरियड फॉर अपील अंडर DR रूल्स इज डैश डेज। अनुशासन एवं अपील नियम के अंतर्गत अपील की समय सीमा है 45 डेज है, ठीक है, इज द राइट आंसर। तो हमने 60 क्वेश्चन सॉल्व किया है। बाकी के जो 50 क्वेश्चन हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे और सॉल्व करेंगे। अगर आप इतनी दूर तक हमारी वीडियो देख रहे हैं या बने हुए हैं इस वीडियो के साथ तो आप कमाल के हैं, क्योंकि आप इस तरह की वीडियो देख रहे हैं यानी कि आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं, यानी कि आप गंभीरता से किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आपको उसके लिए शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि आप इस वीडियो तक अंत तक आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। हम अगले वीडियो में देखेंगे 61 से लेके 110 तक के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मेरी तो इच्छा हो रही कि मैं इसके साथ ही आगे बढ़ जाऊं क्वेश्चन नंबर 61 को। चलिए 61 को सॉल्व करते हैं। अंडर विच रूल्स ऑफ DR इज इंक्वायरी ऑफिसर नॉमिनेटेड। अनुशासन एवं अपील नियम के तहत जांच अधिकारी की नियुक्ति किस नियम के तहत की जाती है? तो नियम जो है नियम 9 के तहत किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो C होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है अंडर हुज सिग्नेचर इज SF3 इशूड। ये काफी अच्छा सवाल है, ये अक्सर पूछे जाते हैं और कई APU के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं
तो आप इस तरह के क्वेश्चनों को आप हमेशा लें, जो एस्टेब्लिशमेंट, फाइनेंशियल और हिंदी के क्वेश्चन है। ये 3 पोर्शन जो है वो कभी भी किसी भी क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें वो उस पे आते ही आते हैं। अब ये कहा जाता था कि कौन सा जो पत्र है, जो सस्पेंडेड एसएफ जो स्टैंडर्ड फॉर्म है जो है, वो कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म है जो सस्पेंडेड रेलवे कर्मचारी के द्वारा साइन किया जाता है। तो ये सवाल को यहाँ पे उलट के पूछ दिया गया है कि अंडर व्हिच सिग्नेचर इज SF3 इशूड। तो ये जो SF3 इशू करने का है, जारी करने का ये है, वो सस्पेंडेड रेलवे कर्मचारी के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो इसका ए होगा 62 का। ठीक है, तो ये सही है। चलिए, ये यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। ये आगे भी अच्छे से क्वेश्चन है, तो मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूंगा। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म यूज्ड फॉर सस्पेंशन। निलंबन हेतु प्रयुक्त होने वाले मानक फॉर्म का नंबर क्या है? तो SF1 है। ठीक है, SF1 सस्पेंशन के लिए, SF2 डीप सस्पेंशन है, SF5 जो मेजर पेनल्टी है, और SF11 इज माइनर पेनल्टी। तो ये सब सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ये APO या OS या आप जिसकी भी एग्जाम की तैयारी करें हैं, WLI की, ये काफी फायदेमंद होने वाला है। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाने की वजह से हमारे दर्शक नाराज होते हैं। तो उनके लिए बना रहे हैं और वो नाराज होंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। तो चलिए, मैं आप सभी का धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और हम और अच्छे क्वेश्चनों को सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।